नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2025 12 अक्टूबर को है। आप में से बहुत सारे सदस्यों ने मुझे मैसेज किया, मुझे संदेश दिए जिसमें सीसैट के हिस्से की प्रिपरेशन की डिमांड करी गई। मैथ्स का हिस्सा प्रिपेयर कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आप सभी को हमेशा से प्रिपेयर कराता रहा हूं। सीसैट जो आपका यूपीएससी का हुआ था उसका आपने स्तर देखा ही था, कितना क्रिटिकल था, कितना टफ था। बहुत चैलेंजिंग था। बहुत सारे लोग उसको प्रिपेयर करने में, उसको सॉल्व करने में बहुत परेशान हुए। तो ऐसे में यूपीपीएससी का भी जो पेपर आपका बनेगा तो शायद ऐसी ही कुछ पॉसिबिलिटी अगर बन जाए जो सीसैट यूपीएससी का बना था, तो टफ बनेगा। पैटर्न आपका जो है डिफरेंट बन सकता है जो अभी तक की परीक्षाओं में आपके सामने आया है। मैं अभी प्रीवियस ईयर एग्जाम के बिहाफ पर कुछ सवालों के सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। आज क्योंकि 5 तारीख है और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से 5 से 10 के बीच में दो सेशन जो प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, पूरी तरह से प्रीवियस ईयर बेस्ड रहेंगे, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, वो मैं अतिरिक्त प्रोवाइड करूंगा। आज के सेशन में भी मैं सवालों की एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस में कवर कराने जा रहा हूं, जो सवाल पूरी तरह से प्रीवियस ईयर परीक्षा पर आधारित ही होंगे। ये ऐसे होंगे जो रेलिवेंट हैं, जो प्योर मैथ्स हैं, जो मैथ्स के हिस्से का पार्ट है। इसमें कुछ डिस्कशन के पार्ट, लॉजिकल पार्ट अभी मैंने इसमें शामिल नहीं किया है, लेकिन दो और सेशन जब मैं इसके और कवर करूंगा, जो कि 5 से 10 के बीच में, मैं 10 से पहले मैं डन कर दूंगा, श्योर आप समझ कर चलिएगा। तो ये आपको काफी अच्छा रिलैक्स देगा, हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। तो आइए देर ना करते हुए आज के सेशन के इन महत्वपूर्ण सवालों को कवर कर लें, जो सवाल आपकी परीक्षा के पार्ट हो सकते हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब अपने कमेंट्स फाइनल जब वीडियो एंड हो जाए तो आप जरूर दीजिएगा। आप अपनी प्रॉब्लम जरूर रख दीजिएगा, आप अपनी डिमांड रख दीजिएगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एक और बात कह दूं कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि मैं आपको इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट पीडीएफ होगा मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। देर ना करते हुए आइए एक रियल एग्जाम बिहेवियर को देखते हुए एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेशन को हम स्टार्ट करें। सवालों को वन बाय वन पढ़ते चलिए, देखते चलिए, अगर आपको समझ में आता जाए तो उसके आंसर भी हमें बताते चलिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, आयत चित्र निम्न में से किसके निर्धारण में सहायता करता है? आयत चित्र को मतलब एक प्योर स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी का हिस्सा है। आयत चित्र को मतलब हम कहते हैं हिस्टोग्राम। देखिए हिस्टोग्राम के बारे में आइडिया होगा आप सभी को। जब कभी कोई वर्ग अंतराल विद फ्रीक्वेंसी, मतलब क्लास इंटरवल विद फ्रीक्वेंसी आपके सामने प्रेजेंटेड होता है, जैसे किस तरह की इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर 0 है, फिर 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, इसी तरह से उपयोग करते हुए हम हिस्टोग्राम बनाए, आंकड़ों का यूज करते हुए। और हिस्टोग्राम का यूज करके हम लोग निम्नलिखित में से क्या निकाल सकते हैं? समांतर माध्य जिसको मीन कहते हैं, ठीक है, मीडियन कहते हैं माध्यिका को, और बहुलक कहते हैं मोड को, और एक है हरात्मक माध्य रखा है, जो कि हरात्मक माध्य बेसिकली एपी जीपी एचपी का हिस्सा होता है। लेकिन याद रखिए, आपको मीन करने के लिए सबको जोड़ करके संख्या से भाग करना पड़ता है। मीडियन के लिए पोजीशन डिफाइन करना पड़ता है कि बीच में कौन आ रहा है। जो सबसे अधिक संख्या में होता है उसी को बहुलक कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर हम डेटा रिप्रेजेंटेशन का हिस्टोग्राम नेचर यूज करेंगे तो इसकी हेल्प से हम लोग बहुलक अर्थात मोड निकाल पाएंगे। ठीक है, कैसे निकाल पाते हैं? जो सबसे बड़ा आयत चित्र होता है उसके इस कॉर्नर पे जाके बगल वाले को मिलाते हैं, इस कॉर्नर पर जाकर बगल वाले को मिलाते हैं, और ऐसे नीचे ड्रॉप करते, जो वैल्यू आती है वही आपकी मोड कहलाती है। फिलहाल आपको इतना ही दिमाग में रखना है कि अगर हमारे पास आयत चित्र है तो उसकी हेल्प से हम मीन मीडियन मोड में मोड कैलकुलेट कर सकते हैं, अर्थात बहुलक निकाल सकते हैं। ऐसे एक और फिगर होते हैं जिसको ओजिब कहा जाता है। ओजिब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अर्थात संचयी बारंबारता पर बेस्ड होता है। उसकी हेल्प से हम लोग मीडियन कैलकुलेट करते हैं। तो ये भी ध्यान में रखिए, अगर ओजिब अगर आपके सामने आ जाता है एग्जाम में तो ओजिब की हेल्प से हम मीडियन अर्थात माध्यिका का कैलकुलेशन कर पाते हैं, जबकि हिस्टोग्राम की मदद से हम लोग बहुलक निकाल पाते हैं। तो आई होप आपके लिए एक बढ़िया क्वेश्चन था, आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इसको एकदम रिलेट करिएगा अपनी परीक्षा से। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। ये एवरेज का क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही शानदार है, आराम से आप लोग कर सकेंगे, मैं आपको समझाता हूं। 11 प्रेक्षण है, मतलब ऑब्जर्वेशन है, जो आरोही क्रम में है, मतलब सिक्वेंसली रखे गए हैं बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से बड़े ऑर्डर में इनको व्यवस्थित किया जाता है। यदि 10 एवं 9, मतलब दो वैल्यू है, एक का नाम 10 है, एक का नाम क्या है, 9 है, सम एवं विषम स्थानों पर आने वाले प्रेक्षणों के, जो पोजीशन सम की बनती है और जो पोजीशन विषम की बनती है, उन पे आने वाले प्रेक्षणों के समांतर माध्य है, मीन है, तो सभी 11 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा ये हमको बताना है। जैसे अगर हम 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, 5 लिखें, 6 लिखें, 7 लिखें, 8 लिखें, 9 लिखें, 10 लिखें, 11, ये हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि हमारे कंट्रोल में था
11 तक लिख पाना, और ज्यादा होता तो हम ना लिखते। ठीक है, अब यहां पर जैसे इसने कहा सम स्थान, ए स्थान, ए स्थान, ए स्थान, ए स्थान, ए स्थान। तो अगर बात मैं सम स्थानों की करूंगा तो इस पूरे 11 में 5 ऐसे स्थान हैं, 5 ऐसे पद हैं, 5 ऐसे मान हैं जिनका माध्य कितना है, 10 है। देखिए माध्य कितना है, 10 है। 5 आंकड़ों का माध्य 10 है। इसके बाद बचे जो 6 मान होंगे वो सब के सब विषम पोजीशन के रूप में होंगे। विषम पोजीशन के रूप में टोटल 6 ऐसे स्थान हैं, 6 मान हैं जिनका एवरेज कितना था, जिनका माध्य कितना था, माध्य बेसिकली दिया समांतर माध्य, जिनका 9 था। अब इन सभी 11 का माध्य अगर कैलकुलेट करना था तो सिंपल है, कुछ खास नहीं। आपको सबसे पहले योग निकालना चाहिए। योग के लिए इसको मल्टीप्लाई करें, 10 पचे 50 होगा, 6 नवा में 54, एक आपका 54 हो गया। टोटल जोड़ने पर 104 होता है। और अगर हम कुल संख्या की बात करें तो 11 है, 11 से आप इसको भाग करिए 104 को, 104 बटा 11 हो गया। 11 नवा 99 होता है, 99 5 होता है 104, दशमलव लगाइए, 11 चौके 44। 9.4 के साथ दो विकल्प पे ध्यान दीजिएगा, इसलिए पूरे प्रोसेस को करिएगा, जल्दबाजी में 48 या 45 ना टिक करिएगा। 11 नवा 99, 5 आपके पास भाई 99 5 104 होता है। 11 चौके 44, 6 जीरो के बाद आपको भाई जब 44 पर जाएंगे तो 6 आएगा दशमलव के बाद, 6 जीरो हो गया। अब 11 पचे 55, उस हिसाब से अगर देखा गया तो 45 बनेगा। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन बन जाएगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से इस तरह के कैलकुलेशन पर अपना फोकस बनाइएगा। दूसरा डन होता है। ध्यान से एक एक सवाल को कवर करते चलिए। नेक्स्ट आता है, यदि किसी शंकु के आधार पर क्षेत्रफल 100%, आधार के क्षेत्रफल को 100% बढ़ा दिया जाता है तो उसके आयतन में वृद्धि होगी। आयतन कितने प्रतिशत बढ़ेगा ये हमको बताना है। आइए समझते हैं। दरअसल ये शंकु है, मतलब एक कैलकुलेशन नहीं, मतलब थोड़ा लॉजिकल सवाल बन रहा है। ए है शंकु, ए इसकी रेडियस है और ए इसके बाद इसकी हाइट है। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। जब हम कोई परिवर्तन करेंगे, चाहे रेडियस में करेंगे चाहे हाइट में करेंगे, एक्चुअली आपको तुरंत रिलेट कर गया होगा, अगर आप में से मैथ समझ रहे होंगे लोग तो समझ गए होंगे कि यह जो सतत प्रोसेस का यूज होता है, कंटिन्यूड इंक्रीज डिक्रीज है, उसी पर आधारित सवाल है। उसने किसी एक चीज एक डायमेंशन में इंक्रीज नहीं मेंशन किया है, उसने सीधा सीधा क्षेत्रफल को ही बोला 100% बढ़ा है। जो आधार का क्षेत्रफल है, मतलब दिस पार्ट, यही आपका 100% बढ़ा हुआ है। करेक्ट, कुछ ऐसे हो गया होगा। हाइट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया है। और ए भी जो इंक्रीज होता है वो दो चीजों पर, मतलब वो किस पर, रेडियस पर या उसकी डायमेंशन पर मेंशन करता है। तो अगर इसमें इंक्रीज हुआ है, हाइट में इंक्रीज नहीं हुआ है, तो हम इस इंक्रीज के बिहाफ पर ही वॉल्यूम के इंक्रीज को कह सकते हैं। मतलब अगर हमसे अगर आप पूछिए, या तो हमको ये देता कि इसकी रेडियस में अगर 10% का इंक्रीज होता, 50% का इंक्रीज होता, तो इसके आयतन में क्या इंक्रीज आता, इसको पता करने के लिए हम रेडियस का उपयोग करते हैं, हम हाइट का भी यूज करते हैं। ये अलग बात है कि यहाँ पर हाइट से कोई मतलब नहीं है। तो अगर रेडियस में ही, रेडियस ना देख करके सीधा सीधा बेस का एरिया ही बता दिया 100% बड़ा है, जो कंप्लीट रेडियस के हिसाब से ही होगा, आर स्क्वायर के भी हाफ पर ही होगा, तो निश्चित तौर पर जितना यहाँ पर बेस बढ़ा है उतना ही आपका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। वॉल्यूम में कोई एक्स्ट्रा परिवर्तन नहीं होगा। समझ रहे हैं, मतलब वो 100% अगर इसका क्षेत्रफल बढ़ा है तो 100% आपका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हाइट में तो कोई चेंज की बात आई ही नहीं। तो इस हिसाब से इसका राइट सोल्यूशन डी ऑप्शन हो जाएगा। 100% आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। दो बेलन हैं जिन्हें हम सिलेंडर कहते हैं, एक का नाम ए है दूसरे का नाम बी है, के आधारों के अर्धव्यास का मतलब होता है रेडियस, इसे हम सेमी रेडियस सेमी डायमीटर कहते हैं। अर्धव्यास मतलब रेडियस 3:2 के अनुपात में है, तथा जो इनकी ऊंचाइयां हैं n अनुपाते 1 के अनुपात में है। यदि ए का आयतन बेलन बी के आयतन का 3 गुना है तो n का मान बताओ क्या होगा। इसके लिए आपको बेलन का बस फार्मूला हमको कंफर्म होना चाहिए। देखिए बेलन का फार्मूला क्या होगा। ये बेलन है अपना, इसकी सेंटर है, ये इसकी रेडियस है, यहां भी रेडियस कर दीजिए, इसको हाइट कह दीजिए। तो इसका जो वॉल्यूम होता है होता है पाई आर स्क्वायर इंटू क्या, एच होता है। इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब आपसे जैसे इसने कहा है कि दो बेलन है, एक ए है दूसरा कौन है, बी है। करेक्ट है, ए है और बी है। तो दोनों की रेडियस की बात किया जाए तो रेडियस देखिए, इसकी 3 है इसकी 2 है, तो मैं पाई लिखता हूं, 3 का वर्ग करता हूं इंटू एच, इसके हिसाब से लेना पड़ेगा, यन कर देता हूं। करेक्ट है, दूसरे पर चले आइए। पाई लिखता हूं, इसकी रेडियस 2 का वर्ग करता हूं इंटू एच, इसका मतलब 1 कर दीजिए।
अब कह रहा आयतनों की बात अगर किया जाए तो यदि बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन का 3 गुना है, तो अगर यह बेलन ए है तो यह 3 होगा और बेलन बी कितना होगा, 1 होगा। अब इस कंपैरिजन से हम लोग प्रॉपर हम n का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली चीज तो पाई पाई से खत्म हो जाएगा, 3 एक पावर इसकी खत्म कर देगा, और यह आपका n रहेगा, इधर जाएगा इधर जाएगा, अर्थात n का मान 4/3 हो जाएगा। सिंपल अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। आप सभी 4/3 लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन चौथा आपका डन होता है। आ रही बात है समझ में? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक फिर से बेलन के सवाल की बात है। बेलन की त्रिज्या में अगर 25% की वृद्धि कर दी जाती है तो ऊंचाई को कितने प्रतिशत घटाया जाए जिससे बेलन का आयतन अपरिवर्तित हो, मतलब चेंज ना हो। दरअसल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था बेलन के बारे में। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब अगर इसकी त्रिज्या में हमने कहा 25% बढ़ाया, दरअसल त्रिज्या का यूज 2 बार है, आर इंटू आर है, तो इसलिए हम समझ गए कि अगर केवल ये आपको 25% आपको लग रहा है सिंगल, हमें 2 पार्ट लग रहा है, 2 चीज लग रहा है, क्योंकि आर इंटू आर अप्लाइड होगा तो निश्चित तौर पर आर का उपयोग 2 बार हम लोग देख पा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसके लिए हमें ऐसे सोचना होगा, जैसे हम आयतन में जब हम चेंज की बात करते हैं तो कुछ ऐसे, पहले तो आप इस 25% को 1/4 बना लें, कहते हैं कि यह 4 से बढ़कर 5 हो गया। एक बार तो हुआ नहीं है क्योंकि रेडियस बालूम में 2 बार यूज की जाती है, फिर 4 से बढ़कर 5 हो गया। और हाइट में कह रहा, देखो हम हमसे यही पूछा है भाई, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 16 से 25 तो हो ही गया है। अब सवाल हमसे कह रहा है कि भाई ये जो चेंज हुआ है, जो वृद्धि हुई है, इस वृद्धि को बैलेंस कौन करेगा? अगर हम आप में चाहते हैं कि कोई चेंज ना होने पाए, हम चाहते हैं ना कि उसका आयतन अपरिवर्तित रहे, चेंज ना है, कोई परिवर्तन ना आए, इसके लिए बैलेंस कर पाएगा केवल हाइट। हाइट के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी रेडियस 16, मतलब रेडियस की वजह से जो एरिया वाला पार्ट है वो 16 से बढ़कर कितना हो गया है, 25 हो गया है। मतलब हमें यहां से डिक्रीज देखना पड़ेगा, कितना घटा दो कि 16 हो जाए। तो 16 9 25 होता है, 9 घटाने से ऐसा होगा, तो 9 गुणे 100 बटे आप क्या कर दीजिए, 25 कर दीजिए। 25 चौके 100 होता है, 4 9 36 होता है। 36% अगर हम डाउन करते हैं क्या, हाइट को हम घटाते हैं, तो उसके आयतन में वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं आएगा। तो पांचवा सवाल डन होता है, पहले ऑप्शन में 36 इसका राइट सोल्यूशन बनेगा परसेंट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या, 3 अंक की संख्या मतलब कहां से शुरू होती है पता है आपको, 100 से, मतलब 100 से, और कहां पे जाके एंड होती है, 999 पर। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 3 अंकों की 100 होती है, और सबसे बड़ी कितनी होती है, 999 होती है। किसी 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल व घनमूल दोनों ही प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के सदस्य हैं। दोनों ही प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के सदस्य हैं, करेक्ट है। तो संख्या के अंकों का योग बता दें क्या होगा। दरअसल उसने कहा कि उस प्राकृतिक संख्या जो कि 3 अंकों वाली है, उसके वर्गमूल और घनमूल दोनों ही प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के सदस्य। दरअसल ऐसी बहुत कम ही संख्याएं होती हैं जिसका वर्गमूल और घनमूल दोनों पॉसिबल होता है, मतलब वह संख्या पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन होती है। जैसे एक जो होता है वह पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों होता है, 64 पूर्ण वर्ग पूर्ण घन दोनों होता है। अगर बाकी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो 729 होता है, ये भी पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों होता है, क्योंकि यह 9 का घन होता है और साथ साथ 27 का वर्ग होता है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों कैटेगरी में जाता है। और 3 अंक की संख्या भी होती है, तो बहुत ही लिमिटेड नंबर ऐसे हैं जो कि पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन होते हैं। अब हमसे यही कहा है भाई हमको इसके अंकों का योग बताना है, तो 9 2 11 7 कितना होता है, 18। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन पर जाएंगे। देखिए इसने ये भी मेंशन किया है, लेकिन हम आप समझ रहे हैं कि हमको करना क्या है, 18 हम लोग राइट सोल्यूशन कर रहे हैं, तो सही उत्तर इसका 18 हो जाएगा। नेक्स्ट पर आइए। दो संख्याओं के एचसीएफ 25 है, एचसीएफ का मतलब मासा, उनके एलसीएम के अन्य गुणनखंड 14 और 15 है। जो उनका एलसीएम है उसके दो अन्य गुणनखंड 14 और 15 है। संख्याओं का योग बताइए क्या होगा। जो योग होगा संख्याओं का वो कितना हो जाएगा, ये हमको बताना है। आइए ट्राई करते हैं। अगर कभी दो संख्याएं हैं, उनका एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्याओं से पूर्णतः कटती है, लेकिन वह किसी भी संख्या से छोटी नहीं होती, अर्थात सबसे बड़ी या उससे भी बड़ी होती है। एचसीएफ वह संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूर्णतः काटती है, ठीक है, लेकिन वह किसी भी संख्या से छोटी बड़ी नहीं होती है, वह सबसे छोटी या उससे भी छोटी होती है। एचसीएफ संख्याओं को भी काटता है, एचसीएफ एलसीएम को भी काटता है। अगर एचसीएफ संख्याओं का दिया है कितना बताएं, 25, जो उसका एलसीएम है उसके दो गुणनखंड इसने कहा 14 और 15 है, ठीक है, 14 और 15 है। भाई एक चीज समझिएगा,
25 भी इसको काट रहा होगा, 25 भी इसको काट रहा होगा। मतलब एक फैक्टर आप ऐसे समझ लीजिएगा, एक फैक्टर इसका रह गया है। जैसे 5 तो चलो एक और 5 से मल्टीप्लाई कर देने से वह संख्या एग्जैक्टली पता चल जाती है, हम लोग को उसका प्रॉपर एलसीएम निकल जाता। लेकिन एलसीएम की अपने को जरूरत नहीं है। ये जो दो फैक्टर है ना, यही दोनों संख्या प्रेजेंट किए होंगे। अभी यहीं पर एक 14 और 15 का रेशियो रहा होगा, 14 गुणे 15 और 14 गुणे 5 और 15, मतलब इस तरह से हम लोग निर्धारित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। 14 गुणे 25 कर दीजिए, पहली संख्या आ जाएगी। 15 गुणे 25 कर दूसरी संख्या आ जाएगी। फिलहाल हमसे जैसे कहा है उन संख्याओं का योग करना है, तो आपको कुछ खास नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि यही लोग संख्याओं का अनुपात बना देंगी। 14 प्लस 15 कर दीजिए, ये 29 आ गया। आपको कुछ नहीं करना है, केवल अगर योग करना है तो 29 गुणे आप 25 कर दें। दरअसल आपको मतलब अगर आप करना ही चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, पहली संख्या 14 के अनुपात में, दूसरी संख्या 15 के अनुपात में। लेकिन ये अनुपात है, संख्या नहीं है। संख्या बनाना है 25 गुणे 14, 25 गुणे 15, दोनों को जोड़ देने से संख्याओं का योग जो हमसे पूछ रहा वो निकल जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे, सीधा अनुपाती पदों को जोड़ के 25 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमने समझ लिया कि 29 गुणे हमको 25 करना है। 25 नवा 225, कैरी 22 होता है। 25 दूना 50, 22 क्या होता है बताएं? 50 और 22 72 होता है। तो इस हिसाब से 725 इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा, जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, बी ऑप्शन में दिया गया है। डायरेक्ट भी करते, मैंने कहा ना 25 गुणे 14 करते, 25 गुणे 15 करते, तब भी जोड़ने पर इतना ही आता जो अभी आया हुआ है। एक बार फिर से देखिए, 25 नवा 225, कैरी 22, 25 दूना 50, 50 में 22 जोड़ा तो 72 होता है। 7वां डन होता है। ठीक है, 8वें पर आइए। दो बहुपदों के एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ, अभी एलसीएम एचसीएफ पर चर्चा हो रही थी, थोड़ा सा डिफरेंट सवाल और आ रहा है। एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 6x प्लस 8, मतलब ये आपका एलसीएम है, और एचसीएफ देखिए कितना है, एक्स प्लस 1 है। मतलब ये आपका पूरा का पूरा एलसीएम है यहां से यहां तक। ठीक है, और ये आपका क्या है बताएं, एचसीएफ है। उनमें से एक बहुपद ये दिया हुआ है, एक संख्या ये दी है, तो दूसरा बहुपद आपसे पूछ रहा है। दरअसल एक नियम होता है कि अगर दो संख्याएं हैं तो दोनों का गुणनफल उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगर आप कह दीजिए कि पहली संख्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 है, तो दूसरा हमको फाइंड करना है। तो दूसरा फाइंड करने के लिए एलसीएम जो अपने पास एक्स प्लस 1 है, और एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस कितना है 8 है, तो आपको ये एलसीएम पता चला, और एचसीएफ कितना बताएं, एक्स प्लस 1 है। इस प्रकार से एलसीएम इंटू एचसीएफ था। अब आपको अगर वह संख्या निकालनी है, इस पद से इसको भाग देना होगा, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 से भाग देना होगा। कुल मिला के फैक्टराइजेशन जिसको आता होगा वो कर लेगा। कैसे? हमें ये तो समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, एक्स प्लस 1, इसमें तो दिक्कत की बात लग नहीं रही है। एक्स प्लस 1 का बल्कि होल स्क्वायर है, इसको मिला दीजिए। इसको देखिए क्या होगा, इसको फैक्टराइज करिए, तो एक हाथ समीकरण फैक्टराइज करना आता होगा। 8 है, 8 को 1 से गुणा करिए, 8 के दो फैक्टर बनाइए जिनका जोड़ या घटाव 6 हो, तो 4 दूना 8 होता है। हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और नीचे अगर चलते हैं इसकी तरफ, सेम वही चीज है, 4 का गुणा 1 से करिए, तो 4 1 के 4, 4 1 5 होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1x प्लस 4 कर दीजिए। ठीक है, आप ऊपर देखिए तो आपके पास एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर कितना है, अगर हम जैसे इन दोनों की बात करें, x कॉमन कर लें तो x प्लस 4 होगा, और यहाँ से 2 कॉमन कर लें, x प्लस 4 होगा। ठीक है, ऐसे कर दें। डिवाइड बाई कितना है, इसमें से भी अगर हम लोग सोचे तो x कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस 4 हो गया, और इधर आपके पास x प्लस 1 अगर कॉमन करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए 1 कॉमन करते हैं तो कितना हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। करेक्ट है, तो आप समझ गए होंगे। देखिए हमारे पास उसी को हम यहाँ ला रहे हैं, वहां पे जो लिखा, क्योंकि स्पेस तो है नहीं वहां पे, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी तरफ यहाँ से x प्लस 4 और x प्लस 2 आएगा, x प्लस 4 है और x प्लस 2 आया, और इधर देखिए लास्ट में अपने पास कितना है, नीचे वाला, एक तो x प्लस 4 है, दूसरा x प्लस 1 है। इसी तरह से हमारे पास ये वैल्यूज हैं। ठीक है, चलिए अब काट पीट दीजिए जो पॉसिबल हो, जैसे इससे खत्म हो जाएगा, एक पावर इसकी खत्म हो गई। अपने पास x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है, इसी का प्रोडक्ट करिए, तो हम गुणा करते हैं, x का x से गुणा एक्स स्क्वायर, 1x 2x 3x हो जाएगा, प्लस 2 होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 होगा, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया है। ये राइट सोल्यूशन हो गया, जो आप लोग नोट कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन बढ़िया था, अल्जेब्रिक भी है और एलसीएम एचसीएफ का यूज भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है सवाल, इसको आप अच्छे से पॉइंट कर लीजिएगा।
समझ लीजिएगा और अगले सवाल पर आगे बढ़ चलिएगा। क्वेश्चन देखिए, एक विक्रेता को 30 कलम बेचने के बाद 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा क्या होगा। देखिए कैसे करते हैं बताइए। आपको पता है दो चीजें होती हैं, एक तो वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरा वस्तु का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य अगर ज्यादा है, सबको पता है ये चीज, विक्रय मूल्य अगर ज्यादा है क्रय मूल्य से तभी लाभ होता है। और सबको पता है कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय माइनस क्रय होता है। सबको क्लियर है ना। तो लाभ बराबर अपना भी क्या होगा बताएं, विक्रय माइनस क्रय होगा। लिख दिया मैंने। लाभ हुआ है उस विक्रेता को, कितने का हुआ है, 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, दिख रहा है। तो हम लिख सकते हैं लाभ की जगह पर 10 का एसपी, 10 का विक्रय मूल्य लाभ है उसका। लेकिन इस 10 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ को पाने के लिए उसने कितनी कलमें बेची है, 30 बेची है। कितनी बेची है, 30। तो 30 बेचा है उसने, 30 का एसपी। लेकिन बेचने से पहले उसने खरीदा होगा कि चोरी किया होगा, बेचा खरीदा ही होगा ना, लगाया होगा पैसे। तो लगाया होगा तो 30 पर कितना पैसे लगाया है, 30 का सीपी कर दीजिए भाई। बेचना तो सेकंड प्रोसेस है, उसके पहले खरीदना होता है, खरीद कर लाया तभी बेचेगा। अब सीपी एसपी को कंपेयर करिए, इसको इधर करिए, 30 का सीपी बराबर 20 का एसपी हो जाएगा। अगर उधर जाके घटेगा तो ये खत्म हो गया। तो सीपी बटा एसपी मतलब कंपेयर कर रहा हूं 2/3, अर्थात मैं कह सकता हूं कि 2 में खरीद कर 3 में बेचा, एक का फायदा हुआ। 2 में खरीद कर 3 में बेचा तो एक का फायदा हुआ। फायदा किस पर होता है, सीपी पर। तो 1 गुणे 100 बटा आप 2 कर दीजिए, 2 से डिवाइड करिए, 50% का लाभ है। ठीक है, 50% का लाभ है। बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग इसको लगा सकते हैं, यह करेक्ट आंसर है। आप सभी लोग इसको डन करिए। एक चीज और दिमाग में रख लीजिएगा, लाभ तभी होता है जब दुकानदार जल्द से जल्द अपनी लागत निकाल ले। जिस दिन वह लागत निकालता है उसके बाद जो बेचता है उसी से उसका बेनिफिट निर्धारित होता है, उसका लाभ डेवलप होता है, फिर नौवां डन होता है। अगले क्वेश्चन पर आइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग आते हैं। 10 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यदि दो कुत्ते हैं एक 7 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पथ पर विपरीत दिशाओं में 2.5 मीटर पर सेकंड और 3 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं, वो कहाँ है उनकी पोजीशन कंफर्म नहीं है। कह रहा है कि तो आपस में अधिकतम दूर होने में उन्हें कितना समय लगेगा। देखिए अधिकतम दूरी का सिस्टम समझ लीजिए और थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन भी है, उसको भी आप लोग समझ लीजिएगा। सबसे पहले विपरीत दिशाओं में एक दूसरे को चलकर पार करने का जो सिस्टम होता है, जैसे आप यहाँ हैं हम यहाँ हैं, हम दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए ऐसे चलें तो हम एक तरह से एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे, क्योंकि हमारी चालें जुड़ेंगी। हम दोनों एक दूसरे को भले ही विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं बट डायरेक्टली हम इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो विपरीत दिशाओं में जब चला जाता है तो चालें जुड़ती हैं, इतना दिमाग में रख लीजिएगा। दूसरी बात, यह ऐसा सर्कुलर पाथ है जिसका सेंटर तो कुछ हो अलग बात है, लेकिन इसकी जो डायमीटर है ये साफ साफ लिखा है 7 मीटर है। ठीक है, और सही पूछा जाए तो यही लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है। बट प्रॉब्लम यह है कि उनकी पोजीशन कंफर्म नहीं है। अगर उनकी पोजीशन क्लियर होती तब तो एकदम मेंशन था कि यही लेंथ कवर कर लें, इतना तय कर लें तो हो जाए। बट इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने का मतलब पूरे सरकमफेरेंस को डन करें, और ये भी पूरे सरकमफेरेंस को इधर से चल के करे इधर से चल के करे। तो सरकमफेरेंस को कहते हैं परिधि। ठीक है, सरकमफेरेंस को कहते हैं परिधि, और परिधि होता है पाई इंटू डी। जो डायमीटर होता है, डायमीटर को पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यही लेंथ सबसे मैक्सिमम लेंथ होगी जो दोनों के माध्यम से कवर होगी। अब हमको क्या करना है, टाइम निकालना है। तो टाइम हो गया टोटल डिस्टेंस जो कि पाई इंटू डी है, डिवाइड बाई आपको चालों का एडिशन करना होगा। पहले की चाल 2.5 है और दूसरे की चाल क्या है, 3 है। तो हम यहाँ पर पाई इंटू डी तो समझ रहे हैं, और यहाँ पर हम S1 प्लस S2 कर देंगे। पाई की जगह पाई ही रखिए जो कि 22/7 होता है, ऑलमोस्ट आप सबको पता ही है। 22/7 आप लिख सकते हैं यहाँ पर, गुणे यहाँ पर कितना है, एग्जैक्टली 7 है, दिख पा रहा है। डिवाइड बाई अगर इनकी चालों की बात करें तो 2.5 और 3 मतलब 5.5 हो गया। इतना समझ में आ गया सबको। अब ये भी आपको पता है एक मीटर में था और ये मीटर पर सेकंड में था, तो इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं थी। मीटर मीटर से कट करके सेकंड में आएगा और ऑप्शन में भी सेकंड में ही दिया है। 7 7 से कटा तो 22 बटा कितना हो गया, 5.5। डेसिमल हटा दे 0। इसको आप 5 से कर सकते हैं, या 11 पचे 55, 11 दूना 22, 5 चौके 20, 4 सेकंड इसका राइट सोल्यूशन आएगा, जो डी ऑप्शन में आपको दिया गया है। 4 सेकंड करेक्ट आप लोग नोट कर सकते हैं इस सवाल का, जो एक दूसरे से मिलने का समय होगा। लेकिन 4 सेकंड अगर मिलने का समय है, आप ऐसे समझने की कोशिश करिएगा, 4 सेकंड में वो दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं, तो ये 4 सेकंड अगर आप लगाएंगे तुरंत गलत हो जाएगा। इसके आधे समय पर वो लोग मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करेंगे। 2 सेकंड इसका राइट सोल्यूशन होगा। यही देखिए, यही कंफ्यूजन होता है इसमें। 2 सेकंड इसका मैक्सिमम डिस्टेंस होगा जो एक दूसरे से मैक्सिमम लेंथ को कवर करने में आपके सामने बनकर आएगा। ठीक है, यही हो गया इसका प्रोसेस।
यक्स आदमी, ए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, एक काम को 40 दिनों में कर लेते हैं। 5 अतिरिक्त आदमी लगाने पर 10 दिनों की बचत हो जाती है, मतलब 10 दिन पहले काम हो जाता है। 30 आदमी इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? आइए मैं आपको समझाता हूं। इसका एक प्रोसेस होता है यम इंटू डी, मैन पावर इंटू टाइम, डे में रख सकते हैं। M1 D1 बराबर M2 D2, इसका प्रोसेस यूज करिए, ठीक है। मतलब एक्चुअली हम ये जानते हैं कि जो टोटल वर्क होता है वो दो चीजों के मल्टीप्लीकेशन पर बेस्ड होता है। किस पर? मैन पावर एंड टाइम। मैन पावर एंड टाइम, मैन पावर में पर्सन भी है, ग्रुप भी है, जो भी जैसी स्थिति है। कह रहा यक्स आदमी होते हैं तो काम 40 दिनों में कर लेते हैं। एक रिलेशन बना लेते हैं। कह रहा 5 अतिरिक्त आदमी होते हैं, x+5 होते हैं, तो काम 10 दिन पहले हो जाता है, मतलब 30 ही दिन में हो जाता है। यहां से हम आदमियों की संख्या निकाल सकते हैं, करेक्ट है। इससे क्या देखिए, अब 0 0 से खत्म है, 4x है, और यहाँ पर 3x प्लस कितना हो जाएगा 15 ना, तो x बराबर 15। इसका मतलब स्टार्टिंग में कितने आदमी थे? 15। अब हमसे कह रहा है कि जिस काम को 15, मतलब आप कंडीशन पढ़ो, जिस काम को 15 आदमी 40 दिनों में कर लेते थे, क्योंकि x की जगह 15 है, उसी काम को मुझे 30 आदमियों से करवाना है। हो गया, आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। 15 दूना 30, आधा हो जाएगा, 20 दिनों में कार्य आपका डन हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। सी ऑप्शन आप लोग नोट कर सकते हैं। तीन संख्याओं का अनुपात 3, 4 और 5 है। एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः ये 40 और 240, 2400 है। उनमें सबसे बड़ी संख्या याद रखिए, अगर तीन संख्या जैसे 3 है, 4 है और 5 है, ये रेशियो दिया है संख्याओं का। अगर इनका एचसीएफ आपको बता दूं, एचसीएफ देखिए आपको मैंने दिया, एचसीएफ का मतलब मासा, जो आपको दिया है 40। एकदम समझ लीजिएगा, पहली संख्या 40 गुणे 3, दूसरी संख्या 40 गुणे 4 और तीसरी संख्या 40 गुणे 5 है। एलसीएम कितना दे रखा है? एलसीएम आपको 2400 दिया है। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, मैं कंफर्म कर रहा हूं। ऐसे भी निकालने को आप जा सकते थे, 40 पंचे 200, और कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा हम 200 लगा सकते थे। हमें यहाँ नीड ही नहीं थी इसकी एलसीएम की, डायरेक्टली आप आंसर कर सकते थे। सबसे बड़ी मासा को अनुपाती पदों से गुणा करने पे सबसे बड़ी सबसे छोटी जो संख्या आपको पता करना है, आप कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। लगा दीजिए आंसर, 200 हो जाएगा। मैंने वैसे भी बताया यही करना था। 140 मीटर लंबी, ध्यान देना, एक रेलगाड़ी है, 60 की गति से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चाल से चल रही है, और एक बिल्ली उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। रेलगाड़ी बिल्ली को पार कर लेगी। ये देखिए बिल्ली है, और बिल्ली को भी आदमी की तरह बनाया। इसकी गति है 18 है, 18 किलोमीटर। अभी जैसे पीछे एक पढ़ा हम लोगों ने कुत्तों वाला, वो विपरीत दिशा का कॉन्सेप्ट है, समान दिशा का कॉन्सेप्ट है, और रेलगाड़ी पार कर रही है। रेलगाड़ी का ड्राइवर होता है, रेलगाड़ी का गार्ड होता है। रेलगाड़ी की लेंथ है 140 मीटर, और रेलगाड़ी की गति है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी इसको पार करेगी। किसको पार करेगी? इस बिल्ली को। पार इसलिए कर पा रही क्योंकि इसकी गति 18, इसकी 60 है, नहीं तो कर नहीं पाती। अगर हम किसी को पार करें, हमारी गति अगर ज्यादा उससे नहीं, तो हम थोड़ी पार कर पाएंगे। तो पार इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमारी गति 60 है, उसकी गति कितनी? 18 है। जो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, यही पार करने में हमें हेल्प कर रही है। अगर हम समान दिशा में चलकर किसी को पार करते हैं, तो पार करने में लगा समय, हमारे बीच की दूरी यहाँ पर डिस्टेंस रेलगाड़ी की ही होगी, जो 140 है। चालों का अंतर, इन चालों का डिफरेंस करना होगा। डिफरेंस करेंगे 60 और 18 का, तो आएगा 42। करेक्ट है, 42 आएगा। उसकी 60 है, उसकी कितनी? 18 है। बट ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में अगर लाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 5/18 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, अपने आप हो जाएगा। जैसे आप इसमें काट सकते हैं या यहीं ले चलिए, तो अपने आप चीजें सेट हो जाएंगी। 5/18 है ही है, गुणे 42 है, तो निश्चित तौर पर 18 ऊपर चला जाएगा। अर्थात कितना हो जाएगा? 140 गुणे 18 बटे 5 गुणे 42 है। करेक्ट है। आइए काट पीट दीजिए। 7 छंगे 42, 7 दूना 14, 20 हो गया। 5 चौके 20 होता है, 6 त्रिक 18 होता है, 3 चौके 12। 12 सेकंड में वह जो है क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी उस बिल्ली को पार कर जाएगी। तो राइट सोल्यूशन 12 सेकंड है। सी ऑप्शन आपके सामने है। देखिए इस लास्ट क्वेश्चन को हम लोग और एक कवर करते हैं। एक क्वेश्चन देखिए अलजेब्रिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज कर देगा, ऐसी ऐसी वर्डिंग्स है। a प्लस बी आपको दिया है क्या? a बाई बी प्लस बी बाई ए। और ऐसा है कि आपको लगेगा क्वेश्चन ही गलत है, अगर यहीं पर एक ऑप्शन दे दिया जाए कि निर्धारित नहीं होगा, तो मैक्सिमम लोग तो वही टच करके आएंगे। हम सबसे पहले इसको प्रॉपर करते हैं, क्योंकि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। मैं लिखूंगा a प्लस बी, जो लिखा जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए बी। लिख सकते हैं ऐसे, यस। हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो हम इसके बिहाफ पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इधर कर देते तो ए बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। यस हो जाएगा, हाँ।
और एक बात बताऊं, अगर ये पॉसिबल ही, मतलब हम थोड़ा सा डायरेक्ट सोचते ना तो डायरेक्ट भी आंसर कर सकते थे, वैसे वर्बल भी हो सकता था, पूरा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिलहाल एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी होगा प्लस ए बी स्क्वायर होगा। तो अगर हम इसको इधर इधर सेट कर लेते हैं, जैसे हम ऐसे प्रेजेंट करें, क्या लिख दें, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो ये प्रॉपर अगर हम इसको एल्जेब्रिक पूरा बना रहे हैं तो ए स्क्वायर बी है प्लस ए बी स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, पेयर के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं, इसको इसके साथ बना लें, इसको इसके साथ बना लें, तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन कर ले तो बी माइनस वन हो जाएगा। ऐसे अगर यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन कर ले तो ए माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस वन हो जाएगा। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, या फिर ऐसे करें, देखिए इसको इसके साथ सेट करें, मतलब हम इन दोनों में से कॉमन करें ए बी, जैसे यहाँ देखिए ऐसे सेट करके चलें, हम इसको इसको देखिए इसके साथ सेट करें, इसको इसके साथ सेट करें, इन दोनों सेट करें तो क्या कॉमन आएगा बताएं, बी कॉमन आएगा। बी कॉमन आया तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी। मतलब हम इसको ऐसे प्लान करके समीकरण बनाएं, और मैं कह रहा हूं कि इतना फालतू में समीकरण बनाने की नीड नहीं, और बन जाएगा, ऐसी बात नहीं मत नहीं बनेगा, इसमें कुछ नहीं करना था। ये पॉसिबल ही तब था जब ए का मान एक हो और बी का मान एक हो, क्योंकि एक प्लस एक पुट करने से दो आता है, और अगर हम वही एक बटा एक प्लस एक बटा एक करेंगे तो भी दो आएगा। तो एक प्रकार से हिट एंड ट्रायल प्रोसेस सबसे बेस्ट है। अगर ऐसा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमसे पूछा था, जो आपको एक का वर्ग प्लस एक का वर्ग लिख करके सीधा सीधा दो लगाना चाहिए था। बाकी अगर आप ऐसे भी ट्राई करते हैं, आप अगर अभी देखेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा, और उसको बनाने का कोई मतलब हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है, नहीं तो हम इसको प्रेजेंट कर दें। फिलहाल आप पेयरिंग कर लीजिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, एक समीकरण द्विघात का सेट हो जाएगा, और उसमें ए और बी की वैल्यू आएगी, एक और उसी का यूज करके आंसर कर सकते हैं। तो संभवतः आपको सेशन समझ में आया होगा। सभी सभी सवालों को जो मैंने हल कराया, इसको पैटर्न मानिए, ये प्योर मैथमेटिक्स है, इसमें लॉजिकल, कॉन्सेप्चुअल और जो डिस्कशन वाले क्वेश्चन वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैं 2 सेशन करूंगा, 24 और 25 के सेट का, और साथ साथ एक कंप्लीट। तो इस हिसाब से मैं 5 से 10 के बीच में पूरा का पूरा डन करवा के एक अच्छी प्रिपरेशन दे दूंगा, शायद आपको वहां से संभावनाओं में क्वेश्चंस मिल जाए। तो अभी मेरी तरफ से इतना ही। कैसा लगा सेशन कंफर्म करिएगा, और बाकी आपकी डिमांड, आपको क्या समझ में आ रहा है, चीजें हमें अपडेट करिएगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।